देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी। शाम के 4 बज चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हैं। आज की बड़ी खबर है, ट्रंप क्या टारगेट पर हैं। ट्रंप पर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 10 से ज्यादा बार हमले होते रहे हैं और बार बार होते रहे हैं। बार बार ट्रंप को जान से मारने की कोशिश की जा रही है। ट्रंप पर हर तरीके से हमला होता है, कभी 400 मीटर से तो कभी 100 मीटर से उनको निशाना बनाने की कोशिश की जाती है। कभी गोली उनके कान को छूकर निकल जाती है तो कभी डिनर के दौरान उन पर अंधाधुंध फायरिंग हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप जहां भी जा रहे हैं, हमले उन पर लगातार हो रहे हैं। हर बार लोकेशन बदल जाती है, शख्स बदल जाता है, तरीका बदल जाता है, लेकिन टारगेट पर ट्रंप ही रहते हैं। यानी ट्रंप पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है और खुद ट्रंप भी यह बात कई बार कह चुके हैं कि उनकी जान को खतरा है। लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि ट्रंप को मारने वाले हमलावरों को भेज कौन रहा है। ट्रंप पर 1 महीने के अंदर यह दूसरी बार हमला हुआ है। हमलावर ने व्हाइट हाउस के सिक्योरिटी चेक पॉइंट के पास करीब 30 राउंड फायरिंग की है। जरा सोच के देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति, व्हाइट हाउस और वहां पर इस तरह से अंधाधुंध गोलीबारी। और उस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद थे। इस हमले में एक आम नागरिक को भी गोली लगी है, जबकि सीक्रेट सर्विस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर ढेर हो गया है। आप तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरह से लगातार ट्रंप पर हमले हुए हैं। अपने कैंपेन के दौरान ट्रंप पर हमले हुए हैं। 24 मई 2026 को आप देखिए कि किस तरह से व्हाइट हाउस के बाहर गोली चलती है। 23 अप्रैल 2026 को 100 मीटर दूर पहुंच जाता है हमलावर। एक डिनर का आयोजन था और वहां पे सब हूज एंड हूज बैठे हुए थे। उसके बाद 22 फरवरी 2026 सीक्रेट सर्विस ने गोली मारकर शॉट डाउन कर दिया। 20 सितंबर 2020 की बात है। एक जहरीला लेटर ट्रंप को भेजा गया। रैली में हमले की लिखित धमकी दी गई। 21 मई 2025 को 15 सितंबर को 400 मीटर दूर हमलावर छिपा हुआ था, मौजूद था। ट्रंप की रैली में हथियारबंद बदमाश दाखिल हुए, फिर बाद में अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार हुए और चुनाव प्रचार के दौरान 13 जुलाई 2024 को उनके कान पर गोली लगी थी। वो तस्वीरें सबने देखी थी। तो सवाल अब यही है कि किस तरह से ट्रंप को बार बार निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। ट्रंप किसके टारगेट पर है? हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन है, डिफेंस एक्सपर्ट। प्रोफेसर अंशु जोशी हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट। अमिताभ सिंह, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। और आरजू काजमी, पाकिस्तानी पत्रकार, भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। संजय मेस्टन जी, अमेरिका के राष्ट्रपति की सिक्योरिटी जो है अपने आप में एक मिसाल होती है पूरी दुनिया के लिए। उनसे सीखा जाता है और फिर अपने हेड ऑफ स्टेट की सिक्योरिटी की जाती है। और ये पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिकी हेड ऑफ स्टेट जब कहीं का दौरा भी कर रहे होते हैं तो कैसी व्यवस्था वो लोग करते हैं कि कई बार जो होस्ट कंट्री होती है वो भी नाराज हो जाती है कि भाई आप थोड़ा भरोसा तो कीजिए। और ऐसे में ट्रंप पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कम से कम 13 बार हमलों की कोशिश या धमकी इस तरह की मिल चुकी है। बिल्कुल, देखिए, साफ जाहिर है कि ये जो हमला हो रहा है और कई हमले हो चुके हैं, जैसे आपने भी वर्णन किया है, इसके कई कारण हैं। पहली बात, ये सबसे बड़ा कारण है हथियार की इजी अवेलेबिलिटी। अमेरिका में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये जो हथियार खुलेआम मिलते हैं और कोई इस पे रोक टोक नहीं है, कोई भी खरीद सकता है, उनका जो लॉ है उसके मुताबिक, और ओपन फ्रीडम है हथियारों की। तो कहने का मतलब है, अगर कोई भी एसिलेंट को ये कार्रवाई करनी है, उसको सबसे बड़ी चीज चाहिए है हथियार, तो वो बहुत इजीली अवेलेबल है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है, कोई भी अगर ये करता है उसकी एक मंशा, एक इरादा होता है। इन लोग की मंशा क्या है? क्या इनको कोई कंट्रोल कर रहा है या ये लोन वुल्फ अटैक्स हैं? सारे पॉसिबिलिटी संभव हैं। पहली बात, हम बात करते हैं लोन वुल्फ अटैक। ये देखिए, जो आज वाला अटैक हुआ है, उससे पहले जो यहाँ पर भी अटैक हुआ था, जब वो प्रेस की डिनर हो रहा था, देखिए वो दोनों इंडिविजुअल्स ने किए हैं। और अभी इस वाले की तो अभी डिटेल नहीं आई है, लेकिन उस वाले का एक इंडिविजुअल ने किया था। कहने का मतलब है, ये क्यों किए हैं, इनका भी क्या मकसद था लोन वुल्फ अटैक में? इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो है मोटिवेशन बाय ईरान या IRGC या उनके पेरोल्स पे हो सकते हैं। नंबर 2 है, वो प्रेसिडेंट ट्रंप से दुखी हैं। उनकी जो नीति चल रही है, जो पॉलिसीज चल रही हैं, और जो उन्होंने एक फिलहाल स्टेटमेंट भी दिया था, मेरे को अपने लोगों की इकोनॉमिक चिंता की जरूर कोई फिक्र नहीं है, मेरे को सबसे बड़ी चिंता है ईरान न्यूक्लियर स्टेट ना बने। तो ये जो उन्होंने पॉलिसीज की है, और अमेरिका में इतना डिवाइड हो गया है, तो कुछ लोग हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ हैं। तीसरा टारगेट क्या? आपने पूछा क्या प्रेसिडेंट ट्रंप टारगेट है? मैं बोलूंगा प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ साथ व्हाइट हाउस टारगेट है, या जहां पर भी उनकी मौजूदगी है। अगर उस इलाके में भी हमला होता है तो वो एक वर्ल्ड न्यूज बनती है और एक सिंबॉलिक मैसेज जाता है ये अटैकर्स के जरिए पूरे विश्व में
कि देखिए हम व्हाइट हाउस को अटैक कर सकते हैं, हम वहां पर जो डिनर हो रहा था उस पर अटैक कर सकते हैं। तो ये एक सिंबॉलिक मैसेजिंग है कि वी आर फ्रस्ट्रेटेड विद प्रेसिडेंट ट्रम्प, हम उनकी नीतियों से दुखी हैं। चलिए, तो ट्रम्प से दुनिया मतलब फ्रस्ट्रेटेड है, दुनिया परेशान है, वहां का आवाम भी परेशान है। प्रोफेसर अंशु जोशी, यानी अगर देखा जाए तो ट्रम्प के दुश्मनों की लंबी फहरिस्त है भाई दुनिया में। पिनाज और हाँ, अमेरिका तो अब तो ये भी गेस करना मुश्किल है कि ट्रम्प को टारगेट पे रख कौन रहा होगा, इतने सारे दुश्मन बना लिए उन्होंने। निश्चित तौर पर पिनाज, लेकिन अगर हम अमेरिका के राष्ट्रपतियों को इन जनरल देखें तो पहले भी बहुत सारे ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिनका कि असैसिनेशन हुआ है, जिनके दुश्मन रहे हैं और जिनको गोलियों से मार के जिनकी हत्या की गई है, जिसमें आप देखें तो अब्राहम लिंकन से लेकर कैनेडी तक, मैकिनले से लेकर के और गारफील्ड के नाम शामिल हैं। और मैं आपको बताऊं कि ट्रंप पर ये कोई पहला हमला तो हुआ नहीं, इसके पहले आप देखिए हिल्टन होटल में हमला हुआ था, उसमें भी जो विश्व की सर्वोत्कृष्ट सुरक्षा प्रणाली मानी जाती है अमेरिकन राष्ट्रपति की, जिसको कि उनकी सीक्रेट सर्विसेज हैंडल करती हैं, 250 से 300 ऑफिशियल्स ऐसे होते हैं जो हाईली स्किल्ड, हाईली प्रोफेशनल होते हैं, बहुत घातक माने जाते हैं, वो अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा करते हैं। लेकिन तब भी 3 घेरों की सुरक्षा को तोड़कर एक जो ये लड़का था पिछली बार भी, वो अंदर आ पाने में होटल में कामयाब रहा था। और इसके पहले पेंसिल्वेनिया में जब इन्होंने चुनावी रैली की थी तब भी इनके ऊपर हमला हुआ था, तब तो राइफल से हमला हुआ था, बहुत दूर से एक रूफटॉप से शॉट लगाया गया था, तब भी एक इंडिविजुअल ने हमला किया था। पर पिनाज, अभी की स्थिति में ना ये कह पाना मुश्किल है कि कोई व्यक्ति, कोई संगठन या कोई देश ट्रंप के इस हमले के पीछे जिम्मेदार है। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहती हूं कि इसमें हम ईरान के IRGC को जिम्मेदार यदि ठहराते हैं तो हमको दूरदर्शिता ये भी रखनी पड़ेगी कि यदि IRGC ऐसा करवाती है तो पूरे विश्व में फिर जिस प्रकार की ईरान की छवि खराब होगी, IRGC पर थूथू होगी, ये भी ईरान ध्यान में रख रहा होगा। तो कहीं ये देखते हुए कि अभी ईरान के साथ किस तरह से ट्रंप इंगेज्ड है, ऐसा तो नहीं कि कोई और आतंकवादी संगठन या कोई व्यक्ति या कोई दूसरा देश इस पूरी घटना में इन्वॉल्व है, हमको ये भी सोचना होगा। हमारे साथ आरजू काज़मी भी इस वक्त जुड़ चुकी हैं, पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार। आरजू, जिस तरह से हम देख रहे हैं ट्रंप को एक बार फिर से टारगेट किया गया है, ईरान ऐसा करवा सकता है? पहले इस्लामिक कट्टरपंथ के निशाने पर हमने देखा है कि अमेरिका रहा था, 9/11 पूरी दुनिया के सामने है, और अब ट्रंप ने दुश्मनों की तो लंबी फहरिस्त बना ली है। ईरान क्या खमनेई की मौत का बदला लेगा? बातचीत अपनी जगह, सब कुछ है, कहीं ना कहीं तो वो भी बदले की आग तो उसमें भी धधक रही होगी ना। लेकिन अभी जो डिटेल्स आई हैं उसके हिसाब से ईरान से तो ये आदमी जो मारा गया है इसका कोई कनेक्शन मिला नहीं है, और कहा यही जा रहा है अमेरिकन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी, मीडिया की साइड से भी, कि ये कोई इसको कोई मेंटल प्रॉब्लम थी और इस तरह की बात जो इनकी अक्सर आपने देखा है कि कभी स्कूल में, कभी यूनिवर्सिटीज में भी कुछ लोग घुस जाते हैं, फायरिंग करते हैं और बाद में ये कहते हैं कि ये जो था जहनी मरीज था, या इस किस्म की बातें की जाती हैं। वही बात इस वक्त भी कही जा रही है, और इसलिए उन्होंने अभी तक ना तो ईरान को जिम्मेदार ठहराया है और ना ही किसी और तरफ इशारा किया है। ट्रम्प ने खुद अपनी ही कंट्री में भी बहुत से ऐसे लोग नाराज कर लिए हैं जिनको कि ट्रम्प की पॉलिसीज या ट्रम्प का इस तरह से मुख्तलिफ या डिफरेंट कंट्रीज के साथ जो लड़ाई चल रही है वो पसंद नहीं आ रही है। तो अब ये कहना कि नहीं ईरान ऐसा करो, ईरान को ऐसा करने की मुझे नहीं लगता कि कोई खास जरूरत है, इसलिए कि उसने जिस तरीके से ट्रम्प को एक्सपोज कर दिया है या ट्रम्प को टफ टाइम दे दिया है, तो उसके बाद ऐसा करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, और ना ही व्हाइट हाउस की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट आया है। नहीं, इस मामले में घटना में नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से लगातार ट्रंप को टारगेट किया जा रहा है आरजू, तो यही सवाल उठता है कि भाई उनकी बेटी इवांका ट्रंप को भी जिस तरह से थ्रेट की गई, उनके घर का पूरा नक्शा जो है शख्स के पास से बरामद होता है, उसका पूरा जो लीनेज है वो पता चलता है, तो ट्रंप के परिवार को जैसे टारगेट किया जा रहा है, जाहिर सी बात है ईरान ट्रंप को कोई पसंद तो नहीं करता है ना खासा, कोई वजह ही नहीं है उनके पास ट्रंप को पसंद करने की। देखिए, ईरान पसंद नहीं करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईरान इस तरह से टारगेट करेगा अमेरिकन प्रेसिडेंट को। इनकी अपनी ही कंट्री में, जैसे मैंने कहा, बहुत से लोग ट्रम्प से इस वक्त नाराज हैं और ट्रम्प की पॉलिसीज को पसंद नहीं करते, तो किसी तरफ से भी ईरान ने ट्रम्प ने कोई एक दुश्मन तो रखा नहीं है, चारों तरफ से लोग ऐसे हैं जो उनको पसंद नहीं कर रहे, तो उनकी तरफ कोई भी अटैक हो सकता है। लेकिन ईरान अभी ऐसी गलती करेगा इसका मुझे चांसेस कम लग रहे हैं। चलिए, तो ईरान ऐसी गलती नहीं करेगा। मार्को रूबियो जब कह रहे हैं कि कुछ घंटे इंतजार कीजिए, अच्छी खबर आने वाली है, तो अच्छी खबर के बीच में इस तरह की कोई भी हरकत जो है ईरान की तरफ से नहीं हो सकती। हालांकि जो भी शुरुआती जांच है उसमें पता चल रहा है कि आदमी मानसिक रूप से स्टेबल नहीं था, अमेरिकन ही था जिसने ये हमले की कोशिश की है। प्रोफेसर अमिताभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अमिताभ, आप वेनेजुला के राष्ट्रपति को इस तरह से उठा लेते हैं,
ठीक है, ईरान के साथ आप क्या कर रहे हैं, आप क्यूबा को किस तरह से धमकाते हैं, आप कनाडा, ग्रीनलैंड, सबको जिस तरह की स्टेटमेंट देते हैं, अपने सहयोगियों को ह्यूमिलेट करते हैं। आपने एक दुश्मन थोड़ी पाला है भाई। किसी मुल्क का कोई शख्स जो है वो इतना नाराज हो सकता है ना कि आपने मुझे समझा क्या है। यू कैन ट्रीट मी लाइक अ कार्पेट। नहीं, देखिए, अगर आप ट्रंप को जानती हैं तो ये उनके एक्टिविटीज रहे और किसी विदेशी शक्ति को वहां जाकर अमेरिका में ये प्लॉट करके, ऑर्गेनाइज करके असैसिनेशन अटेम्प्ट करना मुझे नहीं लगता है संभव है, क्योंकि अमेरिकन इंटेलिजेंस जिस लेवल पे ऑपरेट करती है या दुनिया में उनके जो फाइव आईज हैं जिस तरह से ऑपरेट करते हैं, मुझे नहीं लगता है ये संभव है किसी भी बाहरी शक्ति को ऑर्गेनाइज करके, प्लॉट करके असैसिनेशन बिड करना। और अब तक जितने असैसिनेशन बिड्स हुए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप पे, आप देखेंगी, चाहे इसके पूर्व भी रोनाल्ड रीगन पे, केनेडी पे, ये सारे जो थे वो इंटरनल लोग ही थे, अमेरिकन ही थे, जिनके कई कारण थे। मानसिक अवसाद एक बहुत बड़ा कारण इसमें भी। उसके पहले भी आपने देखा जो बाल बचे थे जब उस कैंपेन में, उसमें भी एक तरह से उनका ये आइडियोलॉजिकली वो डिफरेंट थे। लेकिन इस समय हम देख रहे हैं कि अमेरिका में वायलेंट एक्टिविटीज बढ़ गई, खासकर असैसिनेशन बिड। जैसे चार्ली कर्क का इंसिडेंट आपने सुना होगा, कंजर्वेटिव था वो, प्रेसिडेंट ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन में बहुत काम कर रहा था, आइडियोलॉजिकली वो कंजर्वेटिव्स को, रिपब्लिकन्स को काफी मोबिलाइज कर रहा था। उसकी भी हत्या हो गई और उसमें कहीं ना कहीं वो लिबरल एक खेमा को जिम्मेवार माना जा रहा है, क्योंकि पॉलिटिक्स इतनी डिविजिव हो गई है, इतनी पैशनेट हो गई है कि अमेरिका के हर घर के हर डाइनिंग टेबल पर यह डिस्कशन होता है प्रो और एंटी ट्रंप। तो उस पैशन में कौन व्यक्ति क्या करते हैं, और कई बार मैंने ये भी देखा है कि ये लोग जो हैं वो ज्यादातर अपना न्यूज बनाना चाहते हैं, किसी न किसी तरह सामने आना चाहते हैं, सोशल मीडिया से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। और ऐसा नहीं कि अमेरिकन इंटेलिजेंस इनको ट्रैक नहीं करती है और कई बार उसमें से निकल भी जाते हैं। जैसे ये व्यक्ति भी था, ये भी ट्रैक था लेकिन ये तो एक मेंटल केस है या डिप्रेशन का शिकार था जिसके चलते हुआ है। अमेरिका में गन कल्चर, जिसको संजय मेस्टन साहब ने बहुत अच्छी से डिस्क्राइब किया, गन कल्चर भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है। कोई भी एक ऑर्डिनरी आदमी, खासकर ज्यादातर स्टेट्स में जिसके ऊपर केस नहीं है इंडिविजुअल पे, वो एक गन खरीद सकता है और वो चले राष्ट्रपति भवन के, उनके जो व्हाइट हाउस के, उसके चारों तरफ कहीं भी फायरिंग कर दे तो ऐसा लगता है जैसे वो प्रेसिडेंट ट्रंप पर ही अटैक। जाहिर है उतने हाई सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन में या एक एनफोर्समेंट जहां हो वहां पर वो अटैक करे तो वो लगता है कि ऐसा हो। और ऐसा ही नहीं, आपने देखा भी है अमेरिकन कांग्रेस में जब राष्ट्रपति ट्रंप के सपोर्टर्स कांग्रेस के अंदर घुस गए थे, उनके सेनेट कांग्रेस के अंदर वहां जाके बंदूक के लाठियां लेके जो घुसे थे, तो ये देखकर ये भी लग रहा है कि अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है वो वायलेंस की तरफ बढ़ रही है। ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस, टेररिस्ट वायलेंस, ये अभी मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जो जितनी कैपेबिलिटी है अमेरिकन स्टेट की उसको रोकने की, उससे ज्यादा इफेक्टिव अब जो है वो उन पर गन कल्चर हावी हो रहा है। और कोई भी इंडिविजुअल अपनी पब्लिसिटी के लिए ये करने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। लेकिन अमेरिका में ये भी है कि डिवाइसिव पॉलिटिक्स बहुत इस समय रिस्पॉन्सिबल है ये जो सारे वायलेंट एक्टिविटीज हो रहे हैं। और अमेरिकन प्रेसिडेंट जिस तरह से बोलते हैं, अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, सोशल मीडिया में दिखाते हैं, जो एग्रेशन दिखाते हैं, वो भी एग्रेशन जो है कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को अफेक्ट करता है या पूरे जनमानस को अफेक्ट करता है। जब वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट की तरह से, बुली की तरह से बिहेव करेंगे और बुली करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके रिपरकशन तो आपको झेलने भी पड़ेंगे। लेकिन मेजर जनरल संजय मेस्टन, हम लोग सोच के चलते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट है, अभेद किला होता है उनकी सुरक्षा, व्हाइट हाउस है वो, जिसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तकनीक कह लीजिए, इंटेलिजेंस इनपुट कह लीजिए, इक्विपमेंट्स कह लीजिए, फोर्सेस कह लीजिए, हर लिहाज से वो लोग एक सुपीरियर क्वालिटी मेंटेन करके रखते हैं। वहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति पर एक बार नहीं बार बार हमले होना, व्हाइट हाउस के बिल्कुल नजदीक होना, हाई प्रोफाइल जगहों पर इस तरह के हमले हो जाना, वो डिनर का जो हिल्टन होटल का, तो सवाल तो ये भी उठ रहा है ना कि अमेरिकी एजेंसीज कर क्या रही हैं? जानबूझ के इस तरह के लूप होल्स छोड़े जा रहे हैं? क्या कोई डीप स्टेट इन्वॉल्व है? पहली बात आपने बड़ा अच्छा बोला कि अमेरिकन एजेंसीज हैं, चाहे कोई भी एजेंसी हो, भारतीय एजेंसी हो या कोई भी एजेंसी हो विश्व में। देखिए, अपने टॉप प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के लिए, उनके लिए सिक्योरिटी टॉप मोस्ट कंसर्न होती है। सिक्योरिटी जब किया जाता है उसमें 3-4 फैक्टर्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इंटरनल थ्रेट। इंटरनल थ्रेट जैसे अभी हमारी बातचीत से भी निकल के आया कि लोग कर सकते हैं, वहां के लोग
और कई कई कारण उसके होते हैं। कोई मेंटली इम्बैलेंस्ड है, कोई लोन वोल्फ अटैकर हो सकता है, कोई डिविजिव पॉलिटिक्स जो अमेरिका में चल रही है, फ्रस्ट्रेशन है, वो कई कारण है। तो उसकी एक एनालिसिस होती है टाइप्स ऑफ थ्रेट। एक हो गया इंटरनल थ्रेट, एक होता है एक्सटर्नल थ्रेट। चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए करें या किसी भी कंट्री में या जापान में, सब एक्सटर्नल थ्रेट को भी एक फैक्टर करते हैं। आपको याद होगा जब प्रेसिडेंट ट्रंप के कान में गोली लगी थी, उससे पहले सीआईए की रिपोर्ट भी थी कि ईरान का बहुत बड़ा थ्रेट है। तो एक्सटर्नल थ्रेट कोई रूल आउट कोई भी देश नहीं करता है, और उसके लिए एक्सटर्नल जो उनके पास एजेंसी है, चाहे सीआईए है या जितनी भी एजेंसीज हैं, वो पूरा उनके एजेंट्स होते हैं, एसेट्स होते हैं, वो मॉनिटर करते हैं। और वो कई लोगों को वहां पर अपनी कंट्री के अंदर भी और बाहर भी वो एसेट्स के पीछे पड़े रहते हैं, सब कुछ ट्रैक करते हैं। लेकिन ये उनके पास इक्विपमेंट बहुत है, आपने जैसे बताया मॉनिटरिंग इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, सर्वेलेंस इक्विपमेंट है। तो भी देखिए अगर किसी ने फैसला कर लिया है अटैक करने का, खासकर लोन वोल्फ अटैक में, उसको रूल आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उसका लेकिन इरादा सर यही मैं कह रही हूँ, हिंदुस्तान में अगर कभी कुछ तरह का सिक्योरिटी लैप्स होता है तो उसके बाद तुरंत एक्शन लिया जाता है, और उसके बाद कम से कम ऐसा नहीं होता है कि अगले महीने फिर से अटैक हो रहा है। मतलब आप गलती से सीखते हैं ना, यहाँ तो ऐसा लग रहा है आप गलती से सीख ही नहीं रहे हैं। एक बार दो बार, मतलब 6 महीने में लगातार इस तरह से ट्रेसपासिंग, अटैक, ये लगातार अगर होते रहेंगे तो फिर क्वेश्चन मार्क उठेगा ना, इज देयर सम बिगर फिशिंग, कुछ डीप स्टेट इन्वॉल्वमेंट है, कुछ इंटरनल, कुछ लूप होल्स आप जानबूझ के छोड़ रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर कोई बहुत ही क्लियर कट, जिसका मिशन बहुत क्लियर है, ये प्रेसिडेंट ट्रंप से ज्यादा एक सिंबॉलिक मैसेज है। आप अगर व्हाइट हाउस के कंपाउंड में भी जाके घुस कर दिया, देखिए न्यूज तो बन गई, पूरे वर्ल्ड में डिस्कस हो रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप का असैसिनेशन वो उसमें भी नहीं हुआ था, वो आपको पता है, वो दूसरी स्टोरी में इसको मार दिया गया था, जो अभी यहाँ पर जो प्रेस मीडिया वाला हुआ था। लेकिन वो एक स्टेज पे तो वो क्लियर कट मारा जाएगा, क्योंकि पर ये मैं बोलूंगा बिल्कुल स्टबन लोग हैं, लाइमलाइट में आना चाहते हैं, या लोन वोल्फ अटैकर या इतने फ्रस्ट्रेटेड है, और जाहिर है कि ये ज्यादा तो होम ग्रोन लग रहे हैं। ये तो उनको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है, चाहे आप कितनी भी टॉप मोस्ट एजेंसी लगा दिए। प्रॉब्लम है उस कंट्री में हथियार बहुत इजीली अवेलेबल है, अगर वो नहीं हुए ये बिल्कुल कम हो जाएंगे। आज ये डिविजिव पॉलिटिक्स तो विश्व में हर जगह, हर कोने कोने में है। तो प्रॉब्लम ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ हथियार, इंटेलिजेंस तो देखिए काम करता है, लेकिन इंटेलिजेंस भी हर जगह। मैं जैसे अफगानिस्तान में था, हमारी एम्बेसी में अटैक हुए थे, मैं आपको बता रहा हूँ वहां 3-4 टीयर्स ऑफ सिक्योरिटी होते थे, उसके बावजूद हो जाते थे। तो ये कहने का मतलब है, ये सुसाइड बॉम्बर्स को आप कहाँ रोक सकते हो, कितनी चेकिंग कर सकते हो? जो एक सुसाइड बॉम्बर जिसने कुछ करना है वो तो अंदर तक घुस जाएगा। तो कहने का मैं तो एक काबुल में, मेरे को याद है सीआईए हेडक्वार्टर तक किस प्रकार ये लोग घुसे थे, ये जो टेररिस्ट थे उस सीआईए हेडक्वार्टर में, और उन्होंने अपना भेष क्या, लैंग्वेज सब दाढ़ी वाड़ी ऐसे कर ली थी जैसे वो बिल्कुल गोरे अमेरिकन लग रहे थे। तो अब इन चीजों को रोकना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है, डिस्पाइट बेस्ट ऑफ सर्वेलेंस, बेस्ट ऑफ इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक ये सर्वेलेंस। तो कहने का मतलब है जो बड़ा क्लियर कट जिसका इरादा है और अवेलेबिलिटी ऑफ हथियार है, ठीक है। हाँ, कुछ चीजें तो उनकी सिक्योरिटी में चूक है। बिल्कुल सर, चलिए ये पर्टिकुलर मामला हम ये भी मान लें कि इंटरनल है, लेकिन ट्रंप को थ्रेट है, इससे कोई डिनाई नहीं करता है। वक्त वक्त पर आ रही रिपोर्ट्स भी इशारा करती हैं, और ट्रंप पर हो रहे हमले या उनके इवेंट्स में ट्रेसपासिंग जो होती है वो इसी ओर इशारा करती है। प्रोफेसर अंशु जोशी, क्या एक थ्योरी ये भी हो सकती है कि भाई ठीक है, इस मामले की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ट्रंप पर हो रहे बार बार हमले और उनके टारगेट पर होने की रिपोर्ट्स के रेफरेंस में कह रही हूँ कि कोई चाहता ही नहीं है कि भाई पीस टॉक हो, उसे डिरेल कर दिया जाए। ट्रंप पर अगर जरा हमला भी हो जाए, व्हाइट हाउस में कुछ भी गड़बड़ी हो जाए, तो भाई सबसे पहला नेचुरल शक जो है वो ईरान पर जाएगा, टॉक्स डिरेल होंगी। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि लंबा खिंचे। बिल्कुल पीनाज, ये आपने बहुत सही बिंदु इस चर्चा में जोड़ा, और इसी बिंदु को ध्यान में रखते हुए मैं कह रही थी कि मुझे नहीं लगता कि इस अटैक के पीछे ईरान का या आईआरजीसी का इन पर्टिकुलर कोई हाथ होगा। क्योंकि एक तरफ आप देखो ना, आज लगातार खबरें आ रही है, मार्को रूबियो का स्टेटमेंट आया है कि युद्धबंदी को लेकर के टॉक्स जो हैं वो बिल्कुल सघनता से जारी हैं और कोई अच्छी खबर आ सकती है। और ऐसे में ईरान क्यों ऐसा चाहेगा कि ये तमाम चीजें जो हैं वो डीरेल्ड हो। दूसरी ओर हमने यूएस के कांग्रेस में भी पिछले दिनों इस बात को पारित होते हुए देखा कि वहां रिपब्लिकन्स ने डेमोक्रेट्स का साथ दिया कि अब इस युद्ध को जारी नहीं रखना चाहिए। तो ऐसे में जो ये
अटैक्स ट्रंप के ऊपर हो रहे हैं, इसको लेकर के एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। फिर कहूंगी कोई व्यक्ति, कोई संगठन, विशेषकर कोई आतंकवादी संगठन या कोई राज्य राष्ट्र इसके पीछे है क्या? या एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी बनती है कि लगातार अपने इंटरनल टर्फ्स पे और एक्सटर्नल टर्व्स पर ट्रंप जिस तरह से विफल रहे हैं, जिस तरह से लगातार अपनी लोकप्रियता खो रहे हैं और जिस तरह से अमेरिकन राष्ट्रपति की चाक चौबंद वाली सुरक्षा प्रणाली रहती है, उसके बावजूद इस तरह से एक बिल्कुल लेमैन की तरह लड़के जो हैं हर बार गन लेकर के घुस जाते हैं, 2-2, 3-3 सुरक्षा घेरों को काट कर या उनको बाईपास करके। तो बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके शो पर यह बात कर रही हूं। मैंने कुछ इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी पढ़ी कि क्या ऐसा तो नहीं कि ट्रंप स्वयं इस तरह के हमले जो हैं वो ऑर्गेनाइज करवा रहे, क्योंकि हम ट्रंप को का एक नेता के रूप में स्वभाव बखूबी जानते हैं कि किस प्रकार का उनका स्वभाव है। बहुत तेजी से उनकी लोकप्रियता गिर रही है उनके अपने देश में और वैश्विक स्तर पर। और फिर यहां गन लॉबी को भी मैं लेकर के आऊंगी कि जिस तरह से अमेरिका में हम देखते हैं कि हर 100 लोगों पर 120 गन्स हैं। लगभग 349 मिलियन यहां की जनसंख्या है और 393 मिलियन यहां पर रजिस्टर्ड गन या आर्म्स, फायर आर्म्स यहां के लोगों के पास है। तो पिनास जो अवेलेबिलिटी ऑफ वेपन्स है लोगों के पास, उसमें कोई संगठन या कोई और व्यक्ति, ऐसे किसी व्यक्ति को जो कि अब जैसे इस लड़के का आ रहा है कि मेंटली अनस्टेबल है, इसके पहले वाले जो लड़का था उसकी भी इस प्रकार का कुछ था कि ही हैड एन हेट्रेड, अ फीलिंग ऑफ हेट्रेड फॉर ट्रंप। उसके पहले आप पेंसिल्वेनिया रैली का इंसिडेंट देखो। तो बार बार इस तरह के प्रश्न भी उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप या ट्रंप की टीम तो इस प्रकार के कोई अटैक्स ऑर्गेनाइज नहीं करा रही है, क्योंकि एक बार कान को छूकर गोली निकलती है, दूसरी बार 3 घेरे तो काट लेता है लड़का, लेकिन चौथे घेरे पे पकड़ा जाता है। रेटिंग गिरती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, नाटो सुनता नहीं है, यूरोपियन यूनियन सुनता नहीं है, तो कुछ भी नहीं बचा है। और उसके बाद मिड टर्म इलेक्शन जिस तरह से होने हैं, तो भाई ट्रंप खुद को बचाएं तो कैसे बचाएं? आरजू, ट्रंप अकेले पड़ गए इस पूरे युद्ध में। शहबाज शरीफ साहब तो कांग्रेचुलेट करते नहीं थक रहे हैं। तो मतलब अगर पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए और इक्का दुक्का शायद कोई और मुल्क जोड़ लें, तो इस टाइम ट्रंप के साथ कोई खड़ा नहीं है इस युद्ध में। देखिए, हमारी भी मजबूरी है कि हम खड़े हैं, और वो तो हम हर प्रेसिडेंट के साथ, अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ खड़े होते हैं। हालांकि हमने ईरान को भी कहा था कि हम ईरान के साथ भी खड़े हैं, तो ईरान ने कहा था आप थक गए होंगे, बैठ जाइए। तो हमारे यहाँ तो ये बात भी की जाती है। लेकिन ऑब्वियसली ट्रंप के साथ हैं पाकिस्तान, और उन्हीं की कही बात की वजह से ही ईरान बार बार विजिट्स भी हो रहे हैं। और जैसे भी आप कह रही थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता व्हाइट हाउस में, तो ये वो मुझे फिल्म शोले का ही डायलॉग याद आ रहा था कि परिंदा पर नहीं मार सकता। कुछ उसी किस्म की सिक्योरिटी इस वक्त ट्रंप की भी दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे पहले पैनलिस्ट बात कर रही थी, बिल्कुल मैं भी उनसे एग्री करूंगी कि ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ट्रंप खुद भी इस तरह के अटैक्स में इन्वॉल्व हैं, और वो चाहते हैं कि थोड़ी उनकी जो पॉपुलैरिटी बहुत कम हो गई है वो थोड़ी बढ़ जाए। इसलिए भी शायद इस किस्म के अटैक्स जो हैं वो चल रहे हैं। वरना ऐसा कैसे कि 4 दफा हो गया अटैक और हर बार वो बच भी जाते हैं और कोई खास नुकसान भी नहीं होता, तो इतना कैसे कोई अनाड़ी हो सकता है कि जो ट्रंप को मारने आए? और अगर ईरान भेजे तो ईरान, तो मुझे लगता है अगर ईरान ने भेजा होता तो फर्स्ट टाइम में ही ना बचे होते। लेकिन ऐसा नहीं है। मगर एक बार फिर पीस टॉक की बात की जा रही है। एक बार फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा पाकिस्तान फिर होस्ट करेगा, पीस टॉक होगी, लेकिन वो क्या सक्सेसफुल होगी, और अगर एग्रीमेंट साइन हो भी गया तो वो कितने अरसे चलने वाला है? तो ये तमाम चीजें जाहिर है कि ट्रंप को परेशान कर रही हैं, और खासतौर पे ये कि उनकी पॉपुलैरिटी बुरी तरीके से डैमेज हुई है। शायद उसको भी वो रिस्टोर करना चाहते हैं, या उसको भी वो कुछ बेहतर करना चाहते हैं। बाकी हमारे लोग तो आपको पता है कि अमेरिका के कहने से ही ईरान बार बार उनके विजिट्स हो रहे हैं। लेकिन आरजू, आपके देश में बड़े अच्छा हिसाब किताब है, क्या गजब का कोऑर्डिनेशन है कि दुनिया को खबर पता चले ना चले, ट्रंप को तारीफ करना, ट्रंप को कांग्रेचुलेट करना, वजह हो या ना हो, पर ट्रंप को बधाइयां देने में आप लोग सबसे आगे रहते हैं। दूसरा, आपके प्राइम मिनिस्टर जो हैं खुद रिप्रेजेंट नहीं करते बातचीत में। जब दूसरे मुल्कों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए होते हैं तो कहते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे फील्ड मार्शल मुनीर साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। गजब देश चल रहा है। मतलब देखिए, यही पॉलिसीज हैं पाकिस्तान की, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग नाराज भी रहते हैं और यहाँ पर पाकिस्तान को नुकसान भी हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग अपनी पर्सनल गेन हासिल कर रहे हैं, पर्सनल उनको अगर कोई बेनिफिट होता है तो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ना कि देश का सोचें या कंट्री का सोचें। ये चीज यहाँ पर बहुत अरसे से नहीं है, और अमेरिका ने हमेशा ही मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को सपोर्ट किया है, और इस वक्त भी वो वही करते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, मतलब वो कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, ट्रंप साहब को कह रहे हैं कि भाई सबके, मतलब यूएई के, सऊदी के सबके लीडर्स थे, उनसे मुलाकात की, जॉर्डन, सब पूरा लिख रहे हैं, सऊदी अरेबिया, कतर, तुर्की, इजिप्ट, यूएई, जॉर्डन। लेकिन पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा था? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर।
लंच करने कौन जाता है? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। मतलब शहबाज शरीफ की सिर्फ इतनी ही हिम्मत है कि वो ट्वीट खेल सकें, बधाइयां दे सकें और मुनीर साहब का शुक्रिया अदा कर सकें। आप क्या चाह रही हो? बेचारे ट्वीट भी ना करें, अब मतलब प्राइम मिनिस्टर बनाए कुछ तो करें, तो ये यहाँ पे ट्वीट ही कर दें, वो कर देते हैं। या फिर हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उनको भी ट्वीट करने के लिए रखा हुआ है, वो बेचारे तो डिफेंस की मीटिंग में भी दिखाई नहीं देते। हम लोग तो बड़ा ढूंढते हैं कि अगर कहीं डिफेंस मीटिंग हो रही है तो उसमें डिफेंस मिनिस्टर का भी होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होते। तो ये लोग सिर्फ ट्वीट्स ही करते हैं, तो करने दीजिए, अब क्या इतना भी ना करें, सैलरी तो ले ही रहे ना। आरजू, आपकी विवाह की शानदार रहती है। यहाँ पर प्रोफेसर अमिताभ, आप आरजू की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि भाई जो प्रोफेसर अंशु जोशी ने और आरजू ने कहा कि भाई ये क्या खूबसूरत हमले होते हैं कि व्हाइट हाउस तक तो पहुंच जाते हैं, है ना, हिल्टन होटल के अंदर भी पहुंच जाते हैं, कान को छूकर गोली निकल जाती है, लेकिन ट्रंप को कुछ नहीं होता, हर बार ट्रंप बच जाते हैं। हाँ, नहीं, जो एक कान को छूकर जो गोली निकली थी वो बड़ा क्लोज शेप था, और जो भी देखेगा वो कहेगा कि ये कोई ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता, ये बहुत मोटिवेटेड किलर रहा होगा। लेकिन वहीं पर सुरक्षा एजेंसियों की भी जांच की जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा ब्लंडर्स क्यों हो रहे हैं और उसी विसिनिटी में हो रहे हैं। और ये तो चलिए राष्ट्रपति ट्रंप हैं, इनके जो कांग्रेस में घुस गए थे वो 150-200 लोग बंदूकें लेके, हथियार लेके, वो कैसे पॉसिबल होता है? तो कहीं ना कहीं अमेरिकन डेमोक्रेसी में या अमेरिकन सिस्टम में कहीं ना कुछ तो लूपहोल है। और प्रोफेसर जोशी बता भी रही थी कितने गन्स हैं इनके पास। आपको विश्वास नहीं होगा कि हर घर में गन होता है, और वो गन कल्चर ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मारने के लिए, वो शौक से भी लेके चलते हैं। तो जिस तरह से अवेलेबिलिटी ऑफ वेपन्स है, जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर है, और जिस तरह के पैशनेट लोग हैं, उनके लिए बड़ा इजी है कहीं पर किसी का सामने बंदूक लेके चले आना और उसको चला देना। आए दिन तो हम तो सुनते रहते हैं स्कूलों में बच्चे गोलियां चलाते रहते हैं। तो जिस तरह के हालात हैं इस समय अमेरिका में, या पहले से भी आजकल नहीं है, और जितना नेशनल राइफल एसोसिएशन जो उनका सबसे बड़ा प्रेशर ग्रुप है जो ऑपरेट कराता है इन गन कल्चर को, और वो हमेशा वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का रेफर करते हैं जिनमें उनको मान्यता मिली है, उसके चलते भी। और ट्रंप साहब खुद बहुत बड़े सपोर्टर हैं नेशनल राइफल एसोसिएशन के, जो कहते हैं कि हम गन कल्चर को प्रमोट करेंगे। अगर वहां गन कल्चर को कर्व नहीं किया गया तो आए दिन जितने पैशंस हैं, जितने इमोशंस, जितने रॉ इमोशंस इन्वोक करते हैं, जितने ब्लैक और व्हाइट का डिवाइड है, जितने दुनिया में वहां के लोग हैं। लेकिन अमिताभ जी, ट्रंप कहां से इमोशंस को कंट्रोल करेंगे? वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर अपनी जबान और इमोशंस कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, दूसरे का तो क्या ही देखेंगे। लेकिन मेस्टन सर, क्या ये थ्योरी, अगर आपसे समझना चाहूं, जो थ्योरी निकल कर आ रही है कि भाई सत्ता में रहने के लिए, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए दुनिया का कोई भी नेता हो वो क्या कुछ नहीं करता कि सत्ता तक नहीं जाता है, ट्रंप इससे अछूते थोड़ी हैं। हर हमला जो है उनको टारगेट करके ही किया गया हो ये जरूरी तो नहीं है, और हर बार वो बच जाए। क्या ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी आपको इसमें कुछ दमखम लगता है या नहीं? देखिए, पॉलिटिक्स में और पावर में रहने के लिए कोई भी कुछ पॉसिबल कर सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लोगों को मरवाया जा सकता है, लोगों के अंदर डिवाइड एंड रूल किया जा सकता है। अंग्रेजों ने भारत में क्या किया, डिवाइड एंड रूल करके हमारे देश का नष्ट कराया और देश का विभाजन करा दिया। पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है, अपने स्वार्थ के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, और ये सारे ऑप्शंस पॉसिबल हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप भी ये सब कुछ करवा सकते हैं। देखिए, अगर उनको चोट लगती है या ऐसी न्यूज बनती है तो एक सिंपैथेटिक वेव मिलती, वो एक वेव फैलती है देश में कि भाई हमारे प्रेसिडेंट को बार बार टारगेट किया जा रहा है, तो एक सिंपैथी। लेकिन वो समझते नहीं है कि आज की जनता वो रियलिज्म में और इन सब चीजों में समझती है। देखिए, जो उनके ऊपर कान पे अटैक हुआ था वो तो मैं बोलूंगा स्टेज मैनेज नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा कोई रिस्क नहीं लेगा, वो भी एक लॉन्ग रेंज वेपन में। थोड़ा सा भी मिस हो जाता तो ही वुड हैव डाइड ऑन द स्पॉट, तो वो तो बिल्कुल स्टेज मैनेज वाला नहीं रख रहा था। ये जो बाकी दो बाद में हुए और वो जो कैलिफोर्निया गोल्फ कोर्स में, देखिए इनमें पॉसिबिलिटी है, लेकिन सवाल फिर ये उठता है कि ये क्या मरने के लिए उतर रहे हैं? ये जो बंदा जो इसको तो मारा गया है, या तो इनको क्या इतनी पेमेंट दी जाती है कि भैया आप कर लो, आप वो भी बन जाएंगे, आपको पब्लिसिटी भी मिल जाएगी, आपके फैमिली को कुछ भी मिल सकता है। तो देखिए, सारे ऑप्शंस पॉसिबल है। पावर में रहने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, ये हिस्टोरिकल है। आपने मतलब ये इंडिया वर्ल्ड हिस्ट्री में ये प्रूव है कि पावर में पीपल कैन डू एनीथिंग, कुछ भी। मतलब वो तो अपने घर वालों को मरा देते हैं। तो कहने का मतलब है सब कुछ है।
सिंपैथी, आप अपने घर वालों के किसी को मरवा दिए, मतलब ये जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, एक सिंपैथेटिक वेव आ जाता है तुरंत। आपको याद होगा हमारी कंट्री में भी एक असैसिनेशन हुआ था, एक वेव आ जाती है, सिंपैथेटिक वेव। तो कई बार वो क्या नाम है, अच्छा इम्पैक्ट करती यानी है। हर ऑप्शन खुला हुआ है, टारगेट पर ट्रंप है, इसमें हर ऑप्शन खुला हुआ है, किसी भी पॉसिबिलिटी से डिनाई नहीं किया जा सकता है। जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है ये ऐसे कहते हैं ना, बिना आग के धुआं नहीं उठता है, तो खामखा में नहीं आ रही है। ठीक है प्रोफेसर अंशु जोशी, अब जरा मैं अपने पूरे पैनल को कहूंगी एक दूसरे टॉपिक पर भी हम आप लोगों से आपके व्यू पॉइंट जानना चाहेंगे। एक बार फिर से सोमवार को बाजार खुलेंगे, उससे पहले इस तरह की खबरें आने लग गई हैं कि युद्ध रुकने वाला है, युद्ध रुकने वाला है ना। ये बड़ा अब इस पर डाउट होने लग गया है। मार्को रूबियो कह रहे हैं बस थोड़ा सा घंटे का इंतजार कर लीजिए, अभी अच्छी खबर आने वाली है। तो प्रोफेसर जोशी, आपको लगता है अच्छी खबर आ रही है या फिर बस सोमवार को बाजार ही खुलेगा अच्छी खबर के साथ? अच्छा, तो हम सभी कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, पर पिनाज मुझे होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी लेटेस्ट आधा पौने घंटे पहले ईरान की तरफ से इस प्रकार की प्रतिक्रिया आई है कि न्यूक्लियर मैटर को लेकर के तो हमारी अमेरिका से कोई बात ही नहीं हो रही है। और वहां अमेरिकन ऑफिशियल्स के ये लगातार आज सुबह से स्टेटमेंट आ रहे थे कि ईरान ने एनरिच्ड यूरेनियम को समाप्त करने का और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सस्पेंड करने का निर्णय ले लिया है, वो इस बात के लिए मान गया है। और अमेरिका की तरफ से ये भी स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि हम पार्शियली हम सैंक्शंस लिफ्ट कर लेंगे ईरान पर से, और ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जल्द से जल्द खोले। तो ये जो 2-3 खबरें छन छन के आ रही थी, वहां मेरे प्रश्न ये थे कि क्या अमेरिका अपने जितने भी यूएस बेसेस हैं, क्योंकि ईरान की मांग है, उनको बंद करके इस एरिया से बाहर निकलेगा क्या, इसको लेकर कोई खबर नहीं है। दूसरी ओर ईरान की तरफ से अभी प्रतिक्रिया आई है कि न्यूक्लियर मैटर को लेकर तो हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही, अमेरिका पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पीछे हटे और युद्धबंदी का ऐलान करे। तो ये 60 जो डेज के एक्सटेंशन की बात हो रही है, और उसमें फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के एक और महीने का एक्सटेंशन जोड़ा जाएगा। तो पिनाज ये 1-2 दिन में तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मुझे खुलती हुई दिख नहीं रही है। हो सकता है कि सीज फायर को एक्सटेंड किया जाए, लेकिन अभी तक दोनों पक्षों की जो शर्तें हैं एक दूसरे के लिए, वो पूरी तरह से मान्य होती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। तो आपका जो ये कयास है ये भी सही हो सकता है, लेकिन मैं तो प्रार्थना करती हूं कि ये दोनों पक्षों को समझ में आना चाहिए कि पूरी दुनिया का और इनका खुद का कितना नुकसान हो रहा है, और यहां पर कहीं ना कहीं एक विराम की बात दोनों को करनी चाहिए। चलिए प्रोफेसर अमिताभ जी, आपको लग रहा है कि भाई अमेरिका ने तो पूरा कह दिया कि भाई गुड न्यूज आने वाली है, ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पे ऐलान कर दिया, फिर उसके बाद ईरान की तरफ से भी कहा गया कि भाई वो जो कि हमें कॉम्पनसेशन मिलेगा, सैंक्शंस हटेंगे, हॉर्मुज में हमारा कब्जा रहेगा, सब बातों पे अमेरिका मान गया। मतलब दोनों कह रहे हैं हम जीत गए, तो युद्ध रुका कैसे? तो वही है पिनाश जी कि मंडे को जो मार्केट खुलेगा उसमें कुछ उथल पुथल होगा, कुछ कमाई होगी किनकी, फिर वो साइड हो जाएंगे, फिर ये आमने सामने खड़े हो जाएंगे। हॉर्मुज की जो आदत पड़ गई है ईरान को, मुझे नहीं लगता है वो जल्दी से मानने वाला, और वो तो नक्शे बना के पूरी दुनिया को भी दिखा रहा है। उनके एक चीज में भी कमी आएगी, कोई भी एक पॉइंट उनका माना नहीं जाएगा, बोलेंगे हॉर्मुज हमारा है, इस पर टैक्स दो जाओ। और वो मुझे लगता है अमूमन शुरू भी कर दिया है उन्होंने, क्योंकि पिछले 48 घंटे पहले 25 शिप्स गई हैं जो क्रॉस की हैं हॉर्मुज स्ट्रीट, उसमें ईरान की सहमति थी। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि इन दोनों की बातचीत में एक्सपेक्टेशंस का जो गैप है और जितना अविश्वास है, खासकर ईरान को, कि ईरान बार बार ये कहता है कि ये टॉक्स के बीच भी अटैक कर सकते हैं, और अटैक किया भी है। ओमान में टॉक चल रहा था। तो वो जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है उसकी भरपाई ये दोनों कहीं एक मिडिल पॉइंट नहीं देख पा रहे हैं। और रहा न्यूक्लियर वेपनाइजेशन प्रोग्राम खत्म करने का, ईरान के लिए भी वो शर्त है, अमेरिका के लिए भी शर्त है, और ट्रंप किसी भी शर्त पर ये नहीं मानेंगे कि उनके न्यूक्लियर वेपनाइजेशन प्रोग्राम, चाहे वो सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम ही हो, वो कंटिन्यू करे। और उसमें ही गैप हो रहा है। और दूसरा लीडरशिप क्राइसिस भी है। मोस्तफा खामेनेई है तो वो कहां है, कौन उनके बिला पर ये सारी जो डील चल रही है वो कर रहा है, कौन सामने में खड़ा है, क्या मसूद पेजेश्कियान या अब्बास अरागची सिर्फ चेहरा है, आईआरजीसी करा रही है, ये सारे मसले हैं। और मुझे नहीं लगता है कि इस डील के बाद भी या इस कॉन्वर्सेशन जो चल रही है इसके बाद भी कोई एक अग्रीमेंट सामने आएगा। अमेरिका लॉक्ड एंड लोडेड है, ईरान लॉक्ड एंड लोडेड है। कहीं अगर कोई मिसचीफ होती है या कहीं मिस्टेक होता है तो ये फिर से वॉर फ्रंट खुल सकता है। मैं ये मानता हूं शॉर्ट एंड स्विफ्ट ही होगा, लेकिन इजराइल तैयार बैठा है, अमेरिका तैयार बैठा है, ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कुछ ना कुछ एक क्लैश होगा
तभी जाके ये फिर से नए स्तर पे यानी एक बार युद्ध negotiating फिर कर- पीक पकड़ेगा, उसके बाद डाउन होगा। ये सीधे बातचीत ऐसे नहीं होने वाली है, कम से कम यहाँ पर प्रोफेसर अमिताभ को ये लग रहा है। आरजू, शहबाज शरीफ साहब तो बधाई दे चुके हैं कि भाई ट्रंप बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, सबसे टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं, अब तो बस समझो हो ही गया, खत्म है सब मामला। वो बात अलग है कि फोन सबको गया माइनस ईरान के। देखिए, इस वक्त भी हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर न्यूज चल रही है वो यही कि अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल छोड़ देगा, उसके बाद किसी से भी कोई भी शिप वहां से जाती है उससे वो पैसे नहीं लेगा, और हर बात को बताया जा रहा है कि वो अमेरिका की मान जाएगा। और उसी के साथ 1-2 सेकंड के बाद जो न्यूज चलाई जा रही है पाकिस्तान टीवी चैनल्स पे वो ये कि ईरान इस तमाम बात से इनकार कर चुका है। ईरान ने कहा हम तो ऐसा कुछ नहीं कहा और हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है कि वो बात अभी भी वहीं की वहीं है। ईरान जो है वो किसी किस्म की कोई शर्त या कंडीशन जो है वो अमेरिका की मानने को तैयार नहीं है। ना ही वो लैंड माइंस का कहा जा रहा है कि वो हटा देगा, वो उसने कहा हम वो भी नहीं हटाएंगे। बाकी किसी चीज के वो न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ नहीं जाएगा, उसने कहा हमने ऐसा भी कुछ नहीं कहा है। तो ईरान ने तो सब इनकार किया। ये जो कुछ होने की बात की जा रही है वो सिर्फ अमेरिका की तरफ से की जा रही है, और शायद शहबाज शरीफ साहब इसी बात को लेकर मुबारकबादें दे रहे हैं, लेकिन वो आधी मुबारकबाद है क्योंकि दूसरी पार्टी तो तैयार ही नहीं है। तो इसलिए ये चीज जो है फौरी तौर पे तो मुझे सॉल्व होती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो किसी को दिखाई नहीं दे रही है, बस ये ट्रंप को दिखती है और साथ ही साथ बस ट्रंप के चहेतों को दिखती है, जिसके लिए वो बधाई भी दे देते हैं, शुक्रिया भी अदा कर देते हैं और ट्रंप को मसीहा भी बता देते हैं। वो नोबेल प्राइज बस इस बार नॉमिनेट नहीं कर रहे हैं, बाकी सब हो रहा है। प्रोफेसर अंशु जोशी, मैं आपके पास आऊंगी। जरा एक दर्दनाक खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान सबके यहाँ शांति कराता कोशिश कर रहा है और मुनीर साहब कभी कहीं जा रहे हैं, तेहरान जा रहे हैं, लेकिन जरा पाकिस्तान के खुद के हालात वो देख नहीं रहे हैं। पाकिस्तान में एक बार फिर जोरदार धमाके की खबर है। पाकिस्तान के क्वेटा में सैनिकों को ले जा रही एक ट्रेन में ब्लास्ट होने से 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 70 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह ब्लास्ट चमन फाटक रेलवे स्टेशन पर हुआ है। यहां एक ट्रेन क्वेटा छावनी से सैनिकों को लेकर रवाना हुई, जिसके कुछ देर बाद ही ट्रेन में जोरदार धमाका हो गया। बलोच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने इस आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली है। दावा किया जा रहा है कि इस ट्रेन में 300 से ज्यादा सैनिक सवार थे। ये सभी सैनिक बकरीद की छुट्टियां मनाने जा रहे थे। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया है। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि रेलवे ट्रैक के आसपास मौजूद कई घरों और वाहनों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। आरजू, इस दर्दनाक जो ब्लास्ट हुआ है उस पर संवेदनाएं हमारी तमाम पाकिस्तानियों के साथ है, लेकिन सवाल यही है, अपना घर तो संभल नहीं रहा है, आप दूसरे के मुल्क में शांति कराने फिर रहे हैं। भाई इतनी बातचीत तो अभी आप बलूचों से कर लेते, इतनी बातचीत आप केपी प्रोविंस में कर लेते वहां के नुमाइंदों से, इतनी बातचीत आप सिंध में हर जगह जहां जहां अनरेस्ट फैला हुआ है वहां कर लीजिए ना। आप तेहरान पहुंच रहे हैं, कभी कहीं भाग रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। अपना घर नहीं संभालना है, दूसरे के यहाँ शांति चाहिए। अपने यहाँ शांति देख लो ना पहले। देखिए, हम लोग भी यहाँ पर यही बात करते हैं कि हमारे अपने यहाँ तो पीस हो नहीं पा रहा है, ना तो बलूचिस्तान में और ना ही केपीके या अफगान बॉर्डर पे। लेकिन हम ईरान और अमेरिका की वॉर रुकवाने में इंटरेस्टेड हैं, या उसके लिए कहते हैं कि जी नोबेल पीस प्राइज जो है वो पाकिस्तान आ जाना चाहिए। इनको मेरा ख्याल है कि वहां पे मैं हमेशा कहती हूँ कि जो बलूचिस्तान है वहां के लोगों से बात करनी होगी, वहां के लोगों से उनके इश्यूज सुनने होंगे, वहां पे जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसकी वजह से इस किस्म के अटैक्स भी चल रहे हैं, वो ऑपरेशंस तो ये बरसों से कर रहे हैं। कभी कुछ नाम रख देते हैं, कभी कुछ नाम रख देते हैं, जी ऑपरेशन चल रहे हैं, उससे रिजल्ट तो कुछ नहीं निकल रहा और ना ही ये चीजें कंट्रोल में आ रही हैं। वहां पे जो उनके एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो डॉक्टर मारंग बलोच हों चाहे दूसरे लोग हों, उनको इन्होंने जेलों में डाल रखा है। उनसे बात करने के बजाय कि उनके एरिया की जो इश्यूज हैं वो वही लोग सही बता भी सकते हैं और कैसे हल किया जाए ये भी बता सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा काम होता है, तो उन लोगों को अरेस्ट कर दिया है। यहाँ तक कि ईमान मजारी जो हमेशा जब भी इस्लामाबाद में लोग आते थे बलूचिस्तान से, उनके साथ वो लॉयर हैं साथ खड़ी रहती थी, उनको सिर्फ ट्वीट करने के ऊपर 17 साल की इन्होंने जेल दे दी है और उसके ऊपर भी बात नहीं कर रहे। तो गवर्नमेंट जब इस किस्म का बिहेवियर अपना रखेगी तो जाहिर है फिर इस किस्म के अटैक्स और इस तरह की जो इंसिडेंट्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। और उसमें कहीं ना कहीं जो ब्लेम है वो मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी दूंगी कि उन लोगों से बात करने के बजाय इस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है। और उसके बाद बार बार कई बार लोगों ने कहा है कि वहां के लोगों से बात करें, जो मकामी लोग हैं उनसे वो ये बात नहीं करते और इस किस्म के अफसोसनाक जो अटैक्स हैं वो चल रहे हैं। मतलब हर फ्रंट से आप लगातार घिरे हुए हैं, लेकिन मेस्टन साहब मतलब ये कौन सी आपकी डिप्लोमेसी है, कौन सी आपकी स्ट्रैटेजी है
कि घर में आप हर फ्रंट आपने खोला हुआ है, अफगानिस्तान के साथ खोला है, बलूच हैं, केपी प्रोविंस है, इमरान के चाहने वाले हैं, हर जगह आपके लिए अनरेस्ट है। और अभी तो इंडस वाटर ट्रीटी जो सस्पेंड हुई है, उसका जब नतीजा गर्मी में मिलेगा तो किस तरह से वहां पर पानी के लिए हाहाकार होगा, एक और नया फ्रंट आपके लिए खुलकर तैयार रह जाएगा। और आपको अपने देश की फर्क ही नहीं पड़ा है, आपको उस चौधरी बनना है दुनिया का। देखिए, आसिम मुनीर की स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है, अपने देश को देखो बाढ़ में, लेकिन सिर्फ एक शख्स को दुनिया में उनको प्लीज करना है, वो है प्रेसिडेंट ट्रंप। और अब आप ये देखिए ऑन ग्राउंड आज IRGC या ईरान के साथ कौन जाके बार बार बातचीत कर रहा है, वो है आसिम मुनीर। अमेरिका का स्टीव कॉब वगैरह तो वहां नहीं बैठे। और ये जो भी इनपुट्स हो रहे हैं ये डायरेक्टली प्रेसिडेंट ट्रंप को या मार्को रूबियो को कौन डायरेक्टली दे रहा है? आसिम मुनीर, इसके अलावा और कोई नहीं दे रहा है। और ये जो अभी आपने पिछला सवाल भी उठाया था, देखिए फौज में एक शब्द है स्कोरिंग ब्राउनिंग पॉइंट्स। कहने का मतलब है आसिम मुनीर प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने ब्राउनिंग पॉइंट स्कोर करना चाहते हैं, उनको ना बड़ा रोजी पिक्चर देते हैं कि सर ईरान मान गया है, ये है वो है। ईरान की मीडिया को आप देखिए, प्रेस मीडिया वगैरह को, वो बहुत क्लियर कट स्टेटमेंट देते हैं, हमने ऐसा कुछ बातचीत की नहीं है। ईरान क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ वो अपना कंट्रोल छोड़ देगा, टैक्स लेना बंद कर देगा? हरगिज़ नहीं। ईरान क्या अपना न्यूक्लियर एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को दे देगा? बिल्कुल नहीं। 2-3 दिन पहले तो उन्होंने अनाउंस किया है कि हम बिल्कुल नहीं देंगे, वो हमारी धरती में रहेगा। तो ये आसिम मुनीर की स्ट्रेटेजी जो आपने पूछा, वो है मेरा देश जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो ना बलूच में इंटरेस्टेड है, ना ये खैबर पख्तूनवा में, ना वो अफगानिस्तान के साथ जो उसकी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग है उसको हैंडल कर सकता है। लेकिन शहबाज शरीफ और खासकर जो उनका सेल्फ स्टाइल्ड प्रेसिडेंट है, तो इसको घोषणा किसने कर दी है? प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी। आपने भी वो बोला जो ट्वीट में, उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ ये सऊदी अरेबिया प्रिंस सबको वो कर दिया है, ही इज अपग्रेडेड हिम। शहबाज शरीफ का उसमें नाम नहीं है। तो कहने का मतलब है ये जो सेल्फ स्टाइल्ड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, इसकी स्ट्रेटेजी बहुत साफ है, प्रेसिडेंट ट्रंप को खुश रखना, इसके अलावा उनकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। और ये बस एक ही काम है पाकिस्तानियों को कि अमेरिका को खुश रखना है। अपने देश में जो होता है होता रहे, जब हाथ से बात निकल जाएगी तो बिग डैडी के पास चले जाएंगे हाथ जोड़ते हुए, बचा लो, कभी अफगानिस्तान से बचा लो, कभी इंडिया से बचा लो, बट आप खुश रहने चाहिए माई बाप। आरजू, अच्छा आप मुझसे पूछें? जी जी जी। देखिए ये तो शुरू से ही रहा है, पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक आपने कब देखा है कि अमेरिका के अंडर ना रहा हो पाकिस्तान? चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट हो, चाहे अभी इमरान खान की गई गवर्नमेंट हो, जिसको बार बार इमरान खान कहते हैं जी मुझे हटाया गया है अमेरिका के कहने से। तो डेफिनेटली यही यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि जब ये लोग इकोनॉमी पे काम नहीं करेंगे और हर दूसरे दिन इनको जाकर कहीं ना कहीं से पैसा मांगना है या लोन लेना है, और उसमें इनको जो है जाहिर है कि अमेरिका जो है वो जब तक सपोर्ट करेगा तब तक ही ऐसा होगा। तो डेफिनेटली फिर इसी तरीके से कंट्री चलेगी। और ऐसे ही मतलब इसको अगर कई लोग तो कहते हैं इसको चलना नहीं कहते, लेकिन फिर भी जैसे मैं कह रही हूँ कि इसी तरीके से फिर कंट्री का हाल होगा और यही डैमेजेस जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। और अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका को इस वक्त भी अगर आप देखें कि ईरान और अमेरिका के बीच की लड़ाई को रोकने के लिए जिस तरीके से पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि अगर किसी और कंट्री के पास जाते तो शायद वो इतनी हाँ में हाँ ना मिलाती अमेरिका की जो हम मिला रहे हैं। वरना किसी जगह अगर दो लोगों की लड़ाई भी हो रही हो तो किसी मजबूत इंसान को लाया जाता है कि चाहे वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, कि जी पैसे वाला है, उसकी बात सुन के दोनों लड़ना बंद कर देंगे, या कि ये कि उसकी हिस्ट्री ऐसी रही हो कि उसने अपनी कोई लड़ाई रोकी हो। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। हमारी जो लड़ाई चल रही है न भारत के साथ या अफगानिस्तान के साथ, हमने तो वो नहीं रोक पाए, और हम जाकर ईरान और अमेरिका की लड़ाई रोक रहे हैं। और ना ही हमारे पास पैसा है, जगह जगह हम जाते रहते हैं लोन लेने के लिए। शायद ही कोई कुछ कंट्रीज रह गई होंगी जिनके पास हम नहीं गए। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान को ही सेलेक्ट किया गया है तो डेफिनेटली इसीलिए क्योंकि अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप को खुश करेंगे, और उसी का रिजल्ट है ये। तो प्रोफेसर अंशु जोशी, मतलब जी हजूरी करनी है, पाकिस्तान को कोई रोल अदा नहीं करना है, क्योंकि भाई ईरान भरोसा क्यों करे पाकिस्तान के ऊपर? वो तो सऊदी के साथ पैक्ट करके बैठा हुआ है, वहां फौज भेजता है, अमेरिका को किस तरह से वो बिल्कुल यस बॉस मानता है। तो ईरान तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करेगा ना पाकिस्तान को। बिल्कुल पिनाज, और आप ही के शो पर मैंने इन दोनों बातों को कहा था कि अभी युद्ध मुझे अंत होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है, युद्ध का एक भीषणतम अध्याय बाकी है।
और दूसरी बात मैंने कही थी कि पाकिस्तान को हम कभी भी मध्यस्थ देश के रूप में नहीं देख सकते, क्योंकि एक तो उसके अपने आर्थिक हालात ऐसे नहीं है, उसके सामरिक हालात और छवि इतनी खराब है कि क्या कहें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आतंकवाद की धरती से किसी युद्ध का अंत कैसे हो सकता है पिनाज, तो वही अब हम होते हुए देख रहे हैं। पाकिस्तान की ओर यदि देखें तो अपनी छवि इतनी खराब कर चुका है, पहले अमेरिका के साथ था, फिर चीन को अपने आप को बेचा, एंड इफ दैट वाज नॉट इनफ तो फिर अब अमेरिका के साथ हाथ से हाथ मिलाकर के खड़ा है, अपने देश की अर्थव्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को देख नहीं रहा है। ये जो हमलों की दुखद तस्वीर हम देख रहे हैं उसका कारण भी यही है, बलोचों की जिस तरह से अवमानना की, उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उसको, उससे जिस तरह से आर्मी चलाई, आतंकवाद को पल्लवित पोषित किया, उसी का कारण है कि आज इस प्रकार के जो घटनाएं हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। तो पाकिस्तान का तो कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर, लेकिन एक क्लोजिंग रिमार्क आपसे चाहूंगी प्रोफेसर मेहताब, आपको लग रहा है कि ये युद्ध कहीं रुकेगा, थमेगा, अगले 24 घंटे में कुछ अच्छी खबर वाकई में आएगी, या फिर कुछ नहीं होने वाला है, अब की बार युद्ध और भीषण होगा? देखिए, युद्ध थमेगा, रुकेगा, दिखेगा कि रुक रहा है, शायद कोई संभावना बनेगी, 2-4 दिन रहेगा, फिर ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाएगा कि फिर दोनों पीछे आ जाएंगे। क्योंकि जो जिस तरह के डिस्ट्रस्ट है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये ऐसा नहीं है कि ये सॉल्व हो जाएगा। आयतुल्लाह खामेनी उनके सुप्रीम लीडर को मारा, इन पर टॉक्स के बीच इन पर अटैक किया, अब उस शर्त पर अमेरिका और ईरान किस तरह वार्ता के लिए तैयार होंगे, या जो शर्तें रखी जाएंगी उसको किस तरह ईरान बोलेगा कि ये शर्त अमेरिका बाद में भी मान लेगा, और किस तरह इजराइल चुप बैठा रहेगा। इजराइल की तो स्ट्रेटजी है, जिस मुल्क ने 4 दशकों से सैंक्शंस झेली, सब कुछ झेला, अपने सबसे सुप्रीम लीडर जिनको वो इतना पसंद करते थे और उनकी एक इज्जत थी, ठीक है, आपको नाराजगी वगैरह सब अलहदा बात होती है उनके कट्टरपन सोच से, लेकिन एक वर्ल्ड वाइड उनका एक रिस्पेक्ट था, तो एक ऐसे शख्स को आपने खो दिया, आपने इतनी डिवास्टेशन बचा दी है, तो अब आप क्यों सरेंडर करेंगे? तो ये सवाल भी वाजिब उठता है, अब आप जिस चीज के लिए आपने इतने दशकों से लड़ाई लड़ी है, अब उस पर क्यों आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे? तो ये तमाम सवाल हैं, देखते हैं कि अगले 24 घंटे वाकई में, जैसे कि अमेरिका दावा कर रहा है, कुछ अच्छी खबर लेकर आएंगे, या फिर ट्रंप के दावों में दम कम ही होता है, ये इतिहास गवाह है। आप सभी चर्चा में शामिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।